क्लास में हमने क्या पढ़ा था भाई कि कितने टाइप के टैक्स शेयर होते हैं। हमने ये देखा था कि भाई नॉर्मल टैक्स शेयर होता है, स्पेशल टैक्स शेयर होता है। मुझे लग रहा था कि मैंने बहुत ज़्यादा ही कोई स्पीड में पढ़ा दिया है, बच्चों को थोड़ा मसला हो रहा है, तो हम एक दफ़ा वो चीज़ें रिपीट कर लेते हैं लास्ट क्लास वाली, और उसके बाद हम लोग अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। ठीक है भाई। अच्छा भाई, नॉर्मल टैक्स ईयर में हमने क्या पढ़ा था? नॉर्मल टैक्स ईयर में हमने पढ़ा था कि 1 जुलाई से शुरू होता है, 30 जून को ख़त्म होता है। ठीक है, आ जाए। हाँ, लास्ट क्लास में थे ना आप? ऑनलाइन ली थी, ठीक है, समझ में आ गया था। ठीक है। अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि भाई नॉर्मल टैक्स ईयर कब शुरू होता है मरियम? 1 जुलाई को शुरू होता है और 30 जून को ख़त्म होता है। ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर। उसके बाद स्पेशल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर के हम देख लेते हैं कि डिनोट कैसे होगा। अगर एक टैक्स ईयर शुरू हो रहा है 1 जुलाई 2023 को, ख़त्म हो रहा है 30 जून 2024 को, तो उसको डिनोट कैसे किया जाएगा? एंडिंग डेट से देखते हैं कि एंडिंग डेट में कौन सा है। ठीक है, 2024। इसी तरीके से 1 जुलाई 2024 को शुरू हुआ, 30 जून 2025 को ख़त्म हुआ, तो टैक्स ईयर 2025। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि भाई स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? स्पेशल टैक्स ईयर क्या होता है? स्पेशल टैक्स ईयर की दो खुसूसियात हैं। कौन सी दो खुसूसियात? कि 12 मंथ्स का होगा और 30 जून को ख़त्म नहीं होगा। ठीक है भाई, नॉट एंडिंग ऑन 30 जून। ठीक है, इसकी कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग कि किस तरह से ये चलेगा, तो पिछली क्लास को थोड़ा रिवाइज करके आगे क्लास में बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक ईयर है जो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2023 को, ख़त्म कब होगा ये? 31 मार्च 2025 को। ठीक है, 12 महीने का है, 12, अच्छा सॉरी 24 को ख़त्म होगा। फर्स्ट मार्च 2024 को ख़त्म होगा। ठीक है, 12 महीनों का है ये, सही है। नॉट एंडिंग ऑन 30 जून, तो हम समझ गए वो स्पेशल टैक्स ईयर है। अब डिनोट कैसे होगा? डिनोट इस तरह होगा ये कि हम लोग हमेशा स्पेशल टैक्स ईयर की एंड डेट देखेंगे। एंड डेट के बाद देखेंगे कि इसके बाद का 30 जून कौन सा है। ठीक है, इसके बाद का 30 जून आ रहा है, 30 जून 2024। ठीक है, तो ये जो टैक्स ईयर है, ये टैक्स ईयर 2024 है। ठीक है, नॉर्मल। तो हम लोग स्पेशल टैक्स ईयर को भी इस तरह डिनोट करेंगे, टैक्स ईयर 2024। सही है भाई, एग्रीड है? सब साथ हैं मरियम, आप साथ हैं? अच्छा, एक और देख लेते हैं भाई इसी तरीके से कि 1 अप्रैल 2024 को शुरू हो रहा है। ठीक है, 31 मार्च 2025 को ख़त्म होगा, राइट। 30 जून देखेंगे इसके बाद कौन सा है। ठीक है, 30 जून 2025, तो टैक्स ईयर 2025 आ जाएगा यहाँ पे। एग्रीड है भाई? अच्छा, एक और चीज़ देख लेते हैं भाई। एक ईयर शुरू हो रहा है 1 मई 2024 को, ख़त्म कब होगा भाई ये? 30 अप्रैल 2025। इसका टैक्स ईयर बताएं ऑनलाइन वाले बच्चों, टैक्स ईयर क्या होगा इसका? $2025 है, सॉरी, बताएं इसका टैक्स ईयर क्या होगा? समझ आ रहा है सबको? इसके बाद का हम क्या देखेंगे? 30 जून कौन सा है? ठीक है, 30 जून 2025, टैक्स ईयर 2025, सही है। अच्छा, एक मैंने लास्ट क्लास में एक इलस्ट्रेशन करवाई थी कि एक ईयर ख़त्म हो रहा है, एक ईयर शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2022 को, सही है। ख़त्म कब होगा ये? 31 जुलाई 2023, 31 जुलाई 2023। ठीक है। अच्छा, अब मुझे किसी ने पूछा उस दिन क्लास के बाद कि भाई हम 30 जून तो देखते हैं, लेकिन 30 जून तो पहले गुजर चुका है, आने वाला देखेंगे, भले कितने भी महीने हों। हमने यहाँ अप्रैल से शुरू किया, तो अप्रैल के बाद मई जून 2 महीने थे, मार्च के बाद अप्रैल मई जून 2 महीने थे। इसमें भी हम लोग यही देखेंगे कि आने वाला 30 जून कौन सा है, भले वो कितना भी दूर हो। आने वाला 30 जून कब है? 30 जून 2024। ठीक है, 30 जून 2024।
तो हमारा टैक्स ईयर क्या हो जाएगा ये 2024। अच्छा, इसके बाद यहाँ तक भाई सब साथ है, समझ आ रही है? सही सही है, बेहतरीन है। अच्छा सही है। अब मुझे एक बात बताएं, टैक्स ईयर है 2023, ठीक है, एंडिंग ऑन 30 सितंबर। इसका मुझे बताएं रिवर्स वर्किंग करके। फर्स्ट अगस्त ना, शुरू कब होगा? रिवर्स चलते हैं ना, सही है। कब ख़त्म हो रहा है? 30 सितंबर। टैक्स ईयर कौन सा है? 23 है। तो इसका यहाँ पे ईयर क्या होगा? 2022 होगा, ठीक है। इसके बाद 30 जून आएगा 2023, ठीक है, 30 जून आएगा 2000। अब इससे बैक चले जाएं, 1 अगस्त 2021 से, सही है? नहीं सॉरी, अक्टूबर है ना ये, हाँ हाँ अक्टूबर है। रिवर्स चलेंगे तो रिवर्स में आसानी होगी, सही है। 12 महीनों का हो गया। रिवर्स वर्किंग भी देख ली, एक सीधी देख ली, एक रिवर्स देख ली, सही है भाई। ऑनलाइन वालों सब साथ हैं? अच्छा भाई देखें, हमने दो तरह के टैक्स ईयर पढ़ लिए थे कि भाई दो तरह के टैक्स ईयर होते हैं, एक होता है नॉर्मल, ठीक है, और एक होता है स्पेशल टैक्स ईयर। पहली क्लास ले ली थी भाई, अभी तक हमने यही रिवाइज किया है कि भाई नॉर्मल। सर अगेन समझा दें, बिल्कुल समझा देता हूँ भाई। देखें इलस्ट्रेशन क्या थी? इलस्ट्रेशन थी ये, इलस्ट्रेशन क्या थी मरियम? इलस्ट्रेशन ये थी कि हमारा टैक्स ईयर है 2023, ठीक है। क्या है हमारा टैक्स ईयर? टैक्स ईयर 2023 है, सही है। टैक्स ईयर 2023 है, एंडिंग ऑन 30 सितंबर, ठीक है, ये आप भी देख लीजिएगा, ठीक है। टैक्स ईयर 2023 है, एंडिंग ऑन 30 सितंबर। जब मैंने ये लिख दिया कि एंडिंग ऑन 30 सितंबर है, तो ये स्पेशल टैक्स ईयर है। यहाँ तक साथ है मरियम? जी ठीक है, एंडिंग ऑन 30 सितंबर। तो सबसे पहले आप काम ये करें कि आप ये एंडिंग डेट लिख लेंगे भाई 30 सितंबर है, ठीक है, 30 सितंबर है, और शुरू कब होगा? 1 अक्टूबर। ये तो इजी है, सही है, यहाँ तक साथ हैं। इन दोनों डेट्स को जो है, इन दोनों डेट्स को छोड़ दें फिलहाल, इन दोनों डेट्स को छोड़ दें फिलहाल। आप सिर्फ 30 सितंबर लिख लें और आप ये देख लेंगे भाई टैक्स ईयर 2023 है। अब मुझे एक बात बताएं मरियम कि अगर तो टैक्स ईयर 2023 है, ठीक है, और ये 30 सितंबर को एंड कर रहा है, तो हम क्या देखते हैं हमेशा कि भाई इसके आगे वाला 30 जून कौन सा है, उससे भी टैक्स ईयर डिनोट होता है, राइट? ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई 30 सितंबर के आगे वाला 30 जून कौन सा है? 30 जून 2023। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है कि टैक्स ईयर 2023 है, ठीक है, 30 जून 2023। एग्रीड मरियम? ये समझ आ रहा है? ठीक है, सही है। अब जब ये 30 जून 2023 है, तो अब इससे आप रिवर्स बैक चलें। 30 जून से पहले 30 सितंबर कौन सा गुजरा होगा? 30 सितंबर 2022 वाला, ठीक है, 30 सितंबर 2022 वाला। जब आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि 30 सितंबर 2022 वाला गुजरा है, अब आपकी स्टार्टिंग डेट तो निकालना बहुत आसान है, उससे 12 महीने पीछे चली जाए। 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ होगा। एक और इलस्ट्रेशन कर लेते हैं इसी के ऊपर ही, एक और इलस्ट्रेशन देख लें भाई। अच्छा, एक टैक्स ईयर है 2025, ठीक है, एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। इसका मुझे बताएं, सॉल्यूशन बताएं इसका।
आप बताइएगा, आगे आ जाए, पीछे सही चले। बताएं मरियम, इसका 2 मिनट दे रहा हूं मैं, इसी तरह से इसका बना के दें। फर्स्ट जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025। क्यों मरियम, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025 नहीं, गलत है। अच्छा एक बात बताएं, चलें जो मरियम ने लिखा है हम उसको पहले करके समझा देते हैं। 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2025। अच्छा तो ये सही है? नहीं है सही। क्यों सही नहीं है भाई? क्योंकि हम क्या देखेंगे कि भाई इसके बाद वाला 30 जून कौन सा है, इसके बाद 30 जून कौन सा आएगा अगर आपके हिसाब से है तो मरियम, ये इसके बाद तो 30 जून 2026 आएगा। अगर ये आपने जो बताया है अगर हम उस हिसाब से देखें तो इसके बाद तो 30 जून 2026 आएगा। तो हम स्पेशल टैक्स ईयर को डिनोट कैसे करेंगे? 2026 से। लेकिन तो मैंने तो यहाँ लिखा है कि भाई 2025 होना चाहिए टैक्स ईयर, इसीलिए हम देखेंगे कि भाई सबसे पहले एंड से चलते हैं, 31 दिसंबर, ठीक है। हम देखेंगे भाई इसके बाद हमें स्पेशल टैक्स नॉर्मल 30 जून कौन सा चाहिए? 30 जून 2025, सही है, 2025। तो जाके ये स्पेशल टैक्स ईयर हमारा 2025 बनेगा, जो कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। एग्रीड? ठीक है। जब हमें ये पता चल गया कि ये इस पे 30 जून 2025 होगा तो ये होगा 2024, ये होगा 1 जनवरी 2024। अब क्लियर है बच्चों, सब साथ हैं? ठीक है, बेहतरीन, क्लियर है। चलो थोड़ा शुष्का कर लेते हैं। अच्छा भाई, एक कंपनी है, कंपनी का ईयर एंड आप लोगों को पता है कि क्या होता है, मतलब या बताने की ज़रूरत है? नहीं पता? ज़रूरी नहीं है, डिफरेंट भी हो सकता है। हाँ, ईयर एंड का पता है ना कंपनी का, इसका आइडिया है ना, सही है। अच्छा, एक कंपनी का ईयर एंड है भाई, फॉर एग्जांपल पहली, ये ब्लू कलर सही है ना, नज़र आ रहा है ना, 1 जुलाई 2023 से लेके 30 जून 2024, ठीक है। एक कंपनी का ईयर एंड ये है। अब वो कंपनी सोचती है कि यार मुझे जो है ना ये ईयर एंड सूटेबल नहीं लग रहा, ड्यू टू वट एवर रीजन्स, दूसरे भी हो सकते हैं कि भाई उसका जो पेरेंट है या जो अब्बू हैं वो बाहर की किसी मुल्क में है, ठीक है, उसका यहाँ सब्सिडरी है, मतलब थोड़े लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि नहीं यार मुझे अपना जो है ना ईयर एंड वो कंसिस्टेंट करना है, या मुझे इसमें बहुत मसले होते हैं, ठीक है, ये मेरा ईयर एंड सही नहीं है, क्योंकि मेरे पास इधर टाइम नहीं होता कि भाई सही तरह फाइलिंग कर सकूँ। मैं काम करता हूँ अपना ईयर एंड चेंज कर लेता हूँ। ईयर एंड चेंज करके कहाँ लेके जाता हूँ? मुझे अपना ईयर एंड करना है 31 मार्च 2024 पे, सही है, 31 मार्च 2024। फिर वो क्या बोलेगा? फिर वो बोलेगा कि यार उसके बाद मेरा ईयर एंड वापस होगा 31 मार्च 2025 पे, ठीक है। फिर वो बोलेगा मेरा होगा 31 मार्च 2026 पे, ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, सही है भाई। एक कंपनी कहती है कि भाई उसका ईयर एंड है 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2023। कितने महीनों का पीरियड था ये पहला वाला? इसका 12 महीनों का था, ठीक है। ये कौन सा टैक्स ईयर है? नॉर्मल टैक्स ईयर, ठीक।
ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर। अब वो कंपनी कह रही है कि मुझे 31 मार्च पे आना है। ये 31 मार्च 2024 से 31 मार्च 2025 ये कौन सा टैक्स ईयर होगा? स्पेशल टैक्स ईयर होगा। इसके बाद भी 12 महीनों का है, एग्रीड, 12 महीनों का है। इसके बाद वाला भी 12 महीनों का है, वही सेम स्पेशल टैक्स ईयर होगा। डिनोट वाला भी हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो 30 जून से 31 मार्च का जो पीरियड है बीच का, ये कितने महीने का पीरियड है? 9 महीनों का पीरियड है, ठीक है, 9 महीनों का पीरियड है ना। तो ये नॉर्मल टैक्स ईयर हो सकता है, ये वाला जो पीरियड है बीच का। अच्छा सही है, चलो 25 कर देते हैं, सही है। सही है, अब सही है भाई, ठीक है। टाइम पे आया करें क्लास में। अच्छा, 12 महीने का स्पेशल टैक्स ईयर हो गया, ये टैक्स ईयर हो गया, ठीक है। हमारी एक चीज़ ये हो गई, ये वाला भी टैक्स ईयर हमने देख लिया, ये वाला भी स्पेशल टैक्स ईयर है। अभी जो बीच के जो 9 महीने हैं, ये नॉर्मल की कैटेगरी में फॉल कर रहा है? नहीं, क्योंकि ना 12 महीने है ना एंडिंग ऑन 30 जून है। ये जो 9 महीने हैं बीच के, ये स्पेशल टैक्स ईयर की कैटेगरी में फॉल कर रहा है? 12 महीने नहीं है। ये रेंट तो चलो 31 मार्च है, सही है। इसको क्या कहेंगे? ये जो बीच का जो पीरियड होता है, ठीक है, जो हम एक नॉर्मल टैक्स ईयर से, ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी जो है अपना नॉर्मल टैक्स ईयर से स्पेशल टैक्स ईयर पे मूव कर रही है, ठीक है। तो ये जो बीच का जो पीरियड होता है, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। क्या कहते हैं भाई? ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जब एक कंपनी नॉर्मल से स्पेशल में मूव कर रही है तो बीच का ट्रांजिशन आता है कि भाई कहीं कभी तो ट्रांजिशन आएगा ना किसी तरीके से। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई 30 जून है तो अब 31 मार्च पे किस तरह, बीच में 9 महीने कंपनी बंद तो नहीं हो सकती, कंपनी को चलना है, कंपनी को ऑपरेशन चलने हैं। तो जो बीच का ये जो पीरियड है हमारा, ये जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। सही है मरियम, समझ आ रही है? साथ है, मैं वापस रिपीट करता हूँ। लास्ट क्लास ली थी आपने? लास्ट क्लास ली थी आपने? लास्ट क्लास ली थी। लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल, स्पेशल और टैक्स लिया था, आपको समझ आ गया था, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये इलस्ट्रेशन वापस रिपीट कर रहा हूँ। देखें क्या कह रहा था, हाँ, एक कंपनी है, उसका ईयर एंड है 1 जुलाई 2023, ठीक है, ख़त्म होता है 30 जून 2024। नॉर्मल टैक्स ईयर है, ठीक है, एग्रीड, 12 महीनों का है। अब वो कंपनी बोलती है कि ड्यू टू वॉट एवर रीजन्स आई हैव टू चेंज माई टैक्स ईयर, ठीक है, और मुझे अपना टैक्स ईयर रखना है 31 मार्च 2025 पे वो ख़त्म हो, मतलब 31 मार्च 31 मार्च 31 मार्च पे ख़त्म हो, ठीक है। जब वो 31 मार्च पे ख़त्म होगा तो 30 जून से 31 मार्च के बीच में कुछ पीरियड आएगा, ठीक है, कि मतलब यहाँ पे कुछ 9 मंथ्स का पीरियड है। इसके बाद जो है वो 12 मंथ्स का पीरियड है, ठीक है, 31, फिर ये 12 मंथ। अभी जो बाकी 31 मार्च 2025 से 31 मार्च 2026 है, ये स्पेशल टैक्स ईयर है, 12 महीने, ठीक है, ये सारी स्पेशल टैक्स ईयर की कैरेक्टरिस्टिक पूरी करता है, ठीक है। उसके बाद 31 मार्च 2027 आएगा। अब बात यह है कि ये जो बीच का जो पीरियड है 9 महीने का, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे, ना ये स्पेशल टैक्स ईयर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है, ना ये नॉर्मल टैक्स ईयर की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। तो इसको हम लोग कहेंगे ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। जो बीच का जो फेज होता है कंपनी का, कि कंपनी को एक नॉर्मल से स्पेशल में मूव करना है, या तो लेटर ऑन हम देखेंगे स्पेशल से नॉर्मल में मूव करना है। दोनों केसेस हो सकते हैं ना यार, एक कंपनी पहले स्पेशल टैक्स ईयर पे थी, अब नॉर्मल पे आना है उसको, तो उसका जो बीच का जो पीरियड आएगा ये होगा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से करेंगे। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर हमेशा 12 महीने से कम होगा, ठीक है, ये जो बीच का फेज आता है। अच्छा, बाकी अब मैं आपको उसकी, अच्छा, इसका प्रोसीजर होगा, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ पढ़ा दूँ, फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि भाई जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसको ओवरलुक कौन करता है, इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है? FBR, ठीक है। इसको हम लोग बोर्ड भी कहते हैं, आप देखेंगे आगे बोर्ड भी कहते हैं। इसके नीचे आगे चीफ कमिश्नर होगा एक, ठीक है, इसके नीचे कमिश्नर होगा, इसके नीचे भी बहुत लंबी लाइन है, असिस्टेंट कमिश्नर और सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, अब मैं तो कब से आपको कंपनी कर रहा हूँ कि एक कंपनी है, फॉर एग्जांपल पार्क सुजुकी, वो कहती है भाई मुझे अपना टैक्स ईयर चेंज करना है। जैसे ARTT है,
ठीक है, वो एक बंदा है, ठीक है, वो एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है। एक पर्सन भी हो सकता है या एक क्लास ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, ठीक है, जो ये चाह सकते हैं कि भाई हम अपना टैक्स ईयर चेंज करवाएं। जैसे बैंक्स हैं, HBL है, मीज़ान है, अल्फला है, बैंक अल अबीब है, वो सब मिलके डिसाइड कर सकते हैं। अभी जो है सब बैंक्स का ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर। एक टाइम आएगा कि भाई सब बैंक्स मिलते हैं और बोलते हैं कि भाई अब हमें अपना टैक्स ईयर करना है, 31 दिसंबर है, स्पेशल टैक्स ईयर है, सही है, एग्रीड, स्पेशल टैक्स ईयर है। अब वो सब मिलके बोलते हैं कि यार हमें 30 जून करना है, नॉर्मल करना है। तो अगर तो हम डिफरेंट क्लास ऑफ पर्सनस की बात कर रहे होंगे एक ही ग्रुप में, तो हम लोग क्लास ऑफ पर्सनस की बात करेंगे, या अगर एक बंदे की बात कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ पर्सनस की बात करेंगे। अच्छा, इसका प्रोसीजर क्या होता है मैं आपको नोट से भी पढ़ाता हूँ और पहले मैं आपको खुद बता भी देता हूँ। देखो, अगर एक पर्सन को अपना टैक्स ईयर चेंज कराना होगा ना, तो वो जाएगा कमिश्नर के पास। कमिश्नर को बोलेगा, सुनिएगा, मैं फिर आपको नोट से भी पढ़ा दूंगा। एक पर्सन को भाई फॉर एग्जांपल ARTT है, ARTT कहता है कि यार अभी मेरा जो ईयर एंड है वो है 30 जून, ठीक है, लेकिन मेरे लिए इस वक्त मुश्किल होती है, क्लासेस चल रही होती हैं कैफ के बच्चों की। एक काम करें, आप कर दें 31 मार्च, उस वक्त हमारा बैच ख़त्म होता है, हमारे लिए ईजी होता है, आप इसका जो टैक्स ईयर है वो चेंज कर दें। अब ये नॉर्मल से स्पेशल जा रहा है, एग्रीड है, नॉर्मल से स्पेशल जा रहा है। ARTT क्या करेगा, ARTT जाएगा कमिश्नर के पास, ठीक है, ARTT बोलेगा कि भाई मेरी ये रीजंस हैं, एप्लीकेशन देगा, अप्लाई करेगा कमिश्नर को, और कमिश्नर उस वक्त चेंज करेगा टैक्स ईयर एक कंपनी का या किसी का पर्सन का, जब उसको लगेगा कि भाई इसकी बस ज़रूरत है, वाकई इसकी ज़रूरत है, ठीक है, वाकई ज़रूरत है। लेकिन अगर तो एक क्लास ऑफ पर्सन्स हैं, ठीक है, वो कमिश्नर के पास नहीं जाएंगे, वो जाएंगे बोर्ड के पास, सही, वो बोर्ड के पास जाके अप्लाई करेंगे राइटिंग में कि भाई हमारा आप चेंज करके दें ये चीज़। सही है भाई, साथ है सब यहाँ तक। अच्छा, थोड़ा सा हम नोट से पिछली दफ़ा वाले पढ़ लेते हैं। नॉर्मल टैक्स ईयर हमने पढ़ लिया था, 12 महीनों का होता है, एंडिंग ऑन 30 जून, ठीक है। मैं ये नोट्स भी आज ग्रुप पे भेज दूंगा, तो आप इससे भी देख लीजिएगा। यार हार्ड कॉपी में मैं आपको चैप्टर वाइज नोट्स दे रहा हूँ, तो हार्ड कॉपी में तो अवेलेबल नहीं होंगे, मैं करवा दूंगा अवेलेबल, नीचे बुक शॉप पे बोलता हूँ उनको कि वो रख देंगे, ठीक है। स्पेशल टैक्स ईयर पीरियड ऑफ 12 मंथ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टैक्स ईयर, यही पढ़ा था हमने, एग्रीड है सब यहीं पे। स्पेशल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर, हमने यही पढ़ा था कि भाई इन विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स। हमने क्या देखा था कि भाई स्पेशल टैक्स ईयर जो है उसकी क्लोजिंग डेट के बाद रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है, यही चीज़ हम कब से कर रहे थे, ये इधर अंग्रेजी में लिखी हुई है, ठीक है। इस विच द क्लोजिंग डेट ऑफ द स्पेशल टैक्स ईयर फॉल्स, जब हम क्लोजिंग डेट देखते हैं, फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर था, तो इसमें देखते हैं कि हम लोग इसका नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा एंड हो रहा है, रेलिवेंट 30 जून। 30 जून क्यों करते हैं कि भाई नॉर्मल टैक्स ईयर आइडेंटिफाई करें, उससे होता है ये, ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, इन केस ऑफ चेंज इन टैक्स ईयर द पीरियड बिटवीन the end of the last tax year prior to change and the date on which the change tax year commences shall be treated as transitional tax year। सर ये क्या बोल दिया आपने इतना मुश्किल, the period between the end of the last tax year prior to change, ये जो है हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर शुरू कब होगा, यहाँ पे शुरू होगा इस दिन को, 1 जुलाई को शुरू होगा। इससे पहले वाला जो है उसका लास्ट दिन, इससे पहले वाला जो टैक्स ईयर है उसका लास्ट दिन, यही लिखा हुआ है, द एंड ऑफ द लास्ट टैक्स ईयर प्रायर टू चेंज। और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर ख़त्म कब होगा, 31 मार्च। द डेट ऑन विच द चेंज टैक्स ईयर कमेंसेस, चेंज टैक्स ईयर कौन सा हमारा, 31 मार्च वाला, 31 मार्च वाला है, समझ आ रही है। इसके कमेंट्स होने से पहले और इसके ख़त्म होने के दरमियान जो दरमियानिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। समझ आ गया, बेहतरीन है, जो लिखा हुआ है वो भी समझ आ गया, मरियम, एग्रीड। ठीक है। अच्छा, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर डिनोट कैसे होगा,
यहाँ पे हमारा जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे लेके चले जाते हैं। 1 जुलाई 2023 को शुरू हुआ है, 30 जून 2023, ठीक है। ये हमारा है नॉर्मल टैक्स ईयर। कंपनी ने कहा कि ये तो मेरा टैक्स ईयर था, अब मुझे टैक्स ईयर जानना है 31 मार्च 2024, ठीक है, एंड देन ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब हमने देख लिया कि भाई ये ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, हमने देख लिया कि ये ट्रांजिशनल है, ठीक है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। अब इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसका भी वही स्पेशल टैक्स ईयर वाला ही फॉर्मूला है। एंडिंग डेट ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की क्या है, 2024। इसके बाद वाला नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा होगा, 30 जून 2024 होगा, 30 जून 2024 आ गया। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर भी डिनोट जो होगा वो होगा 2024 से, वही चीज़ है, सही है, एग्रीड है। इसके बाद फिर हमारा ऑन एंड सो ऑनवर्ड चलता रहेगा, ठीक है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर इज डिनोटेड बाय द कैलेंडर ईयर रेलिवेंट टू द नॉर्मल टैक्स ईयर इन द क्लोजिंग डेट ऑफ द ट्रांजिशनल टैक्स ईयर फॉल्स। सेम लाइन है जो हमने ऊपर पढ़ी थी स्पेशल टैक्स ईयर में, एग्रीड है भाई, पीछे वाले भाई, बेहतरीन। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हैविंग अ नॉर्मल टैक्स ईयर फ्रॉम 1 जुलाई 2023 टू 30 जून 2024, नॉर्मल टैक्स ईयर 2024, मेक ट्रांजिशन टू स्पेशल टैक्स ईयर फ्रॉम 1 जनवरी 2025 टू 31 दिसंबर 2025। इसने कहा पहले 30 जून था, अब मैं 31 दिसंबर पे चला गया हूँ, बीच का दौरानिया 6 महीने, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ठीक है। ड्यू टू दिस ट्रांजिशन अ पीरियड ऑफ 6 months दैट इज 1 जुलाई 2024 टू 31 दिसंबर 2024 इज लेफ्ट आउट बिटवीन द टू टैक्स ईयर्स। जब ट्रांजिशन जाते वक्त आया तो उसका जो बीच का 6 महीने वो लेफ्ट आउट हो गया, इसको हम लोग ट्रांजिशनल टैक्स ईयर कहेंगे। द पीरियड हियर इज रेफर टू एज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। द क्लोजिंग डेट ऑफ द ट्रांजिशनल टैक्स ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर 2024, सही है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर शुरू कब हो रहा होगा, 1 जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024, ठीक है, विच फॉल्स इन द नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। जो सर ट्रांजिशन टैक्स ईयर में नंबर ऑफ मंथ वेरी करते हैं, बिल्कुल नंबर ऑफ मंथ वेरी करेंगे मरियम, बिल्कुल 12 महीने से कम होगा, 1 महीना भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, 11 महीने भी हो सकते हैं। हम इसकी इलस्ट्रेशन देखते हैं आगे जाके, ठीक है, पहले थोड़ा प्रोसीजर पढ़ लें फिर देख लेते हैं इसकी और इलस्ट्रेशन। यही बात मैंने आपको बताई थी, ठीक है। द क्लोजिंग डेट हम जिस तरह हम लोग स्पेशल टैक्स ईयर की क्लोजिंग डेट देखते थे, इसी तरह हम लोग ट्रांजिशनल टैक्स ईयर की भी क्लोजिंग डेट देखेंगे, विच फॉल्स इन नॉर्मल टैक्स ईयर 2025। खत्म 24 को हो रहा है लेकिन टैक्स ईयर 2025 आ रहा है, ना शुरू 24 में, ना शुरू 25 में हो रहा है, ना खत्म 25 में हो रहा है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। लेकिन फिर भी हमने क्यों, क्योंकि 30 जून देखेंगे, सही है, 30 जून देखेंगे। मरियम ना शुरू टैक्स ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 24 में हो रहा है ना खत्म हो रहा है, लेकिन हम लोग देखेंगे कि उससे रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर कौन सा है, ठीक है, उससे रेलिवेंट नॉर्मल टैक्स ईयर है 2025। द कैलेंडर ईयर इन विच द ईयर एंड इज द कैलेंडर ईयर इन विच ईयर एंड डेट ऑफ नॉर्मल टैक्स ईयर फॉल्स 2025 फॉल्स इज 2025, थस द टैक्स ईयर ऑफ द पर्सन इज ट्रांजिशनल टैक्स ईयर 2025। सही है भाई, एग्रीड है। अच्छा आगे चलते हैं भाई। देखो मैंने आपको बताया कि भाई बैंकिंग कंपनीज का होता है, ये कुछ एग्जांपल है, ये याद नहीं करनी कि भाई 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है, ठीक है। इंश्योरेंस का भी यही होता है, ठीक है। कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग शुगर 1 अक्टूबर टू 30 सितंबर, ये कुछ क्लास ऑफ पर्सन हैं जिनका होता है सेम, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर फॉर चेंज इन टैक्स ईयर क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अ पर्सन, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन हैविंग नॉर्मल टैक्स ईयर मे अप्लाई इन राइटिंग, वो अप्लाई करेगा राइटिंग में इन कमिश्नर को टू अलाउ हिम टू यूज अ 12 month पीरियड अदर देन नॉर्मल टैक्स ईयर एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। 30 जून को ख़त्म था, 31 मार्च अलाउ कर दो भाई कमिश्नर, मेरी ये अ पर्सन हैविंग स्पेशल टैक्स ईयर, 31 मार्च का पहले उसका टैक्स ईयर खत्म हो रहा था, लेकिन अब वो चाह रहा है कि भाई मैं नॉर्मल पे आ जाऊँ। दोनों केसेस हो सकते हैं, अप्लाई करेगा कमिश्नर को इन राइटिंग टू अलाउ हिम टू यूज अ नॉर्मल टैक्स ईयर, एग्रीड है भाई, सब साथ है। द कमिश्नर शैल
by an order grant permission only if the person has shown a compelling need to use a special taxi or normal taxi as the case may be। या तो अगर वो नॉर्मल से स्पेशल जा रहा है तो कमिश्नर देखेगा कि भाई इसके पास कोई कंपेलिंग नीड है, कोई वाकई इसको ज़रूरत है या एवं ही कर रहा है। अगर ज़रूरत होगी तो वो करेगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू एनी कंडीशंस दैट मे बी इम्पोज बाय द कमिश्नर। जब कमिश्नर ऑर्डर देगा अपना, जब परमिशन देगा, कमिश्नर की परमिशन के बगैर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जब कमिश्नर परमिशन देगा तो बता देगा कि भाई क्या मैं कोई कंडीशन लगा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल क्या कंडीशन हो सकती है, मेरा 30 जून ईयर एंड है, मैं 31 मार्च जा रहा हूँ। कमिश्नर ने कहा कि यार चलो मैं तुम्हें अलाउ कर देता हूँ, लेकिन सिर्फ 4 साल के लिए अलाउ करता हूँ, इसके बाद तुम वापस बैक टू नॉर्मल आ जाना। ऐसी ये कंडीशन हो सकती है, कोई और भी कंडीशन हो सकती है, तो वो कमिश्नर अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई कर देगा, ठीक है। एन ऑर्डर बाय कमिश्नर शैल बी मेड आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसका क्या मतलब है पता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड? बिल्कुल। द कमिश्नर, भाई आप कमिश्नर के पास गए, कमिश्नर को मैंने कहा, आपने कहा कि भाई ये वजह है, मुझे आप नॉर्मल से स्पेशल पे जाने दें। कमिश्नर ने ठक करके ऑर्डर दे दिया। कमिश्नर ने ना आपकी बात सुनी कि भाई क्या वजह है, क्या आप करना चाह रहे हैं, या अगर आपको रिजेक्ट करना चाह रहे हैं तो आपको भाई अपॉर्चुनिटी ऑफ पहले हर्ट दे कि भाई पहले मैं आके अपना पॉइंट रखूँ तो सही कि भाई मैंने इस वजह से करना चाह रहा हूँ। तो वो आपको हमेशा चांस देगा कि भाई आप अपना आके बताएं, ठीक है। एंड वेयर हिज एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, अगर तो कमिश्नर ने एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए तो कमिश्नर शेल रिकॉर्ड द रीज़न फॉर रिजेक्शन इन ऑर्डर। वो ऐसे ही रिजेक्ट नहीं कर सकता, उसको अपने रीजंस बताने पड़ेंगे कि भाई मैं इस बुनियाद पे ये ऑर्डर रिजेक्ट कर रहा हूँ आपका, कि भाई अब आप नॉर्मल से स्पेशल नहीं जा सकते, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द कमिश्नर द चेंज ऑफ टैक्सेयर शेल टेक अफेक्ट। इसको मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं, ये इफेक्ट वाली बात बताता हूँ आपको। अच्छा, एक बात तो मैंने आपको ये बताई कि भाई कमिश्नर ने कहा कि भाई नॉर्मल से स्पेशल एक बंदा जा रहा है, ठीक है, चला गया वो 4 साल, कोई कंडीशन नहीं थी। अब कमिश्नर की ये भी मर्जी है कि कमिश्नर उसको ये कह सकता है कि भाई अब आप बैक टू नॉर्मल आ जाओ, जो मैंने आपको परमिशन दी थी ना अब मैं वो विड्रॉ कर रहा हूँ। उसने कोई कंडीशन नहीं लगाई थी उस वक्त, ठीक है, लेकिन अब कमिश्नर को ये एहसास हो रहा है कि नहीं यार ये सही नहीं है, मैं अपना ऑर्डर वापस लेता हूँ। उस वक्त भी उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देनी पड़ेगी। यार कमिश्नर को एक, जैसे एक आपका HBL है, ठीक है, एक पूरे क्लास ऑफ पर्सन्स को देख के चलना पड़ता है, ठीक है, कि भाई मतलब सबका सही हो ताकि इनको खुद भी फाइलिंग में आसानी होती है। इसलिए तो कमिश्नर कभी भी कर सकता है कि भाई आपको बोले कि भाई अब जो हमने परमिशन दी थी, फॉर एग्जांपल अब बैंक्स हैं उन सबको 31 दिसंबर दिया हुआ है, अब कमिश्नर आके बोले कि भाई नहीं अब मैंने पहले ही परमिशन दे दी थी, अब मैं सबकी वापस से परमिशन रिजेक्ट कर रहा हूँ। फिर वो बोर्ड करेगा, क्लास ऑफ पर्सन्स हैं, तो कमिश्नर को अगर तो विड्रॉ करनी है परमिशन जो पहले उसने दी थी, फॉर एग्जांपल 2021 में उसने परमिशन दी थी स्पेशल यूज़ कर लें, लेकिन अब स्पेशल पे नहीं जाना, अब उसको नॉर्मल पे वापस करना है, या तो वाइस वर्सा है, दोनों केस हो सकते हैं। तो कमिश्नर को उस वक्त भी आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ेगा और फिर विड्रॉ करना पड़ेगा परमिशन, ठीक है। अ पर्सन डिससेटिस्फाइड विद द ऑर्डर ऑफ द कमीशन, अगर एक बंदा जो कि कमिश्नर ने कहा कि भाई नहीं भाई आपको हम इजाज़त नहीं दे रहे, क्यों? क्योंकि आपने हमारी रिजेक्ट कर दी है एप्लीकेशन, या तो हमें नॉर्मल से स्पेशल जाना था या स्पेशल से नॉर्मल जाना था, कमिश्नर ने कहा आपने रिजेक्ट कर दिया, अब आप क्या करेंगे? उसने आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी दे दिया, सब दे दिया, लेकिन फिर भी रिजेक्ट कर दिया। अब आपके पास क्या है? अब आप क्या करेंगे कि अब आप बोर्ड के पास जाएंगे। अब आप बोर्ड के पास जाएंगे कि बोलेंगे कि भाई ये आपकी कमिश्नर ने मेरा ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया है, ये बुनियाद इसने बताई है, ये ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया, मैं बोर्ड के पास जाना चाह रहा हूँ। और उस केस में जो बोर्ड फैसला लेगा वो फाइनल होगा। या तो उसने आपको या तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, या आपको जो पहले परमिशन दी हुई थी इन प्रायर ईयर्स वो वापस से विड्रॉ कर ली। तो उस केस में भी 2 केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं भाई? अगर आपको नॉर्मल से स्पेशल पे जाना था, कमिश्नर ने मना कर दिया। अगर तो स्पेशल से नॉर्मल पे जाना था, कमिश्नर ने मना कर दिया, ठीक है। या पहले आप जा चुके हैं लेकिन उसने क्या किया, उसने आपकी परमिशन विड्रॉ कर ली। इस केस में भी तो हमारे लिए ख़राबी है ना। तो हम डिससेटिस्फाइड हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे कि भैया तो आपने रिजेक्ट कर दी या आपने विड्रॉ कर ली। तो अ पर्सन मे फाइल अ रिव्यू एप्लीकेशन
to the FBR कौन बोर्ड, एंड द डिसीजन बाय द FBR ऑन सच एप्लीकेशन शैल बी फाइनल। इसको फिर कहीं चैलेंज नहीं कर सकते। सही है भाई, एग्रीड है? नोट डाउन करना है 0.5। अच्छा हाँ सही, 0.5। पहले यहाँ तक किसी को नोट डाउन करना तो कर ले, फिर हम 0.5 पे चलते हैं। एक इलस्ट्रेशन आगे देखते हैं, फिर 0.5 पे चलते हैं। सही है ऑनलाइन वालों बच्चों? सही है भाई। अच्छा, एक कंपनी का ईयर एंड था 1 जुलाई 2023, 30 जून 2024, ठीक है। इसने कहा कि मुझे अपना ईयर एंड करना है 31 मार्च 2025 पे ख़त्म होगा। सही है, सेम इलस्ट्रेशन को हम आगे लेके जा रहे हैं। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, ये बीच वाला जो है ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है, 9 महीने का पीरियड है। सही है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। अब मुझे एक बात बताएं कि जब कमिश्नर आपको ऑर्डर देगा कि भाई चलें ठीक है, इन सिंपल केसेस आपने एप्लीकेशन जमा कराई कमिश्नर को, कमिश्नर ने वो एक्सेप्ट कर ली, तो ऑर्डर जो है वो अफेक्टिव कब से होगा? आफ्टर ट्रांजिशनल ईयर। ठीक है, सही है। एक बात ये हो गई, आप बताएं भाई। देखें, ट्रांजिशनल ईयर शुरू कब हो रहा है? ट्रांजिशनल ईयर तो यहाँ से थोड़ा सा इसको, ये 1 जुलाई 2024, इसके अगला वाला दिन, और ये 31 मार्च तक ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है आपका। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही है, इधर भी है इधर भी है। तो हम ये देखेंगे कि भाई हमारा जो है शुरू कब हो रहा है। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर दो केसेस हो सकते हैं भाई, या तो स्टार्ट ऑफ उस पे हो या तो एंड पे हो। क्या होगा, क्या लगता है आपको? मरियम, समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जो कमिश्नर का जो फैसला होगा वो पहले दिन से अफेक्टिव होगा जब नया आपका स्पेशल टैक्स ईयर शुरू होगा। आपका नया स्पेशल टैक्स ईयर कब शुरू हो रहा है? 1 2025 ना, ठीक है। इस दिन से आपका जो ऑर्डर होगा अफेक्टिव होगा। सही है, जहाँ हमारा ट्रांजिशनल टैक्स ईयर खत्म हो रहा है और जहाँ पहला दिन हमारा स्पेशल टैक्स ईयर नएगा स्पेशल टैक्स ईयर है, ठीक है। द ऑर्डर बाय कमिश्नर, द ऑर्डर बाय कमिश्नर shall take effect from the first day of the special tax year or normal tax year। इसका क्या मतलब है? अगर तो हम नॉर्मल से स्पेशल जा रहे हैं, ऑनलाइन वालों साथ रहिएगा, अगर तो हम लोग नॉर्मल से स्पेशल जा रहे हैं तो हम देखेंगे फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल, फर्स्ट डे ऑफ स्पेशल टैक्स ईयर। या अगर हम स्पेशल से नॉर्मल जा रहे हैं तो हम देखेंगे नॉर्मल का पहला दिन कौन सा है। एग्रीड है? हाँ हाँ, ठीक है। द कमिश्नर में आफ्टर प्रोवाइडिंग एज द केस में बी, सॉरी यार, सही है भाई, एग्रीड है? समझ आ गया? या एक और इलस्ट्रेशन देखें इसकी। सही है मरियम, साथ है? अच्छा जी,
एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। एक कंपनी का ईयर एंड है 1 जुलाई 2023, ठीक है, ख़त्म हो रहा है 30 जून 2023। इसको अपना ईयर एंड करना है 30 सितंबर 2024, ठीक है, 23, सॉरी यार, तो ये ईयर के चक्कर में ना इतने ईयर आ जाते हैं, 2023, ठीक है। सही है, सही डेट्स लिखी हैं, एग्रीड है। मुझे बताएं, सही लिखा था मैंने पहले, मतलब अब सही है। 23 से शुरू हुआ 24, फिर 24 पे सितंबर, फिर 25, फिर 26। अच्छा, अब मुझे इसके पीरियड्स पहले बताएं कौन कौन से हैं। इसके बाद हमारे पास कौन सा टैक्स ईयर है, स्पेशल है, नॉर्मल है, कितने महीनों का है, पीरियड, और डिनोट कैसे करेंगे इसको। सबसे पहला पीरियड कौन सा है हमारा इसके अंदर, नॉर्मल, 1 जुलाई 2023 से शुरू हुआ, 30 जून 2024 को ख़त्म हो गया। ये कौन सा टैक्स ईयर है, नॉर्मल टैक्स ईयर है, नॉर्मल टैक्स, पीरियड 12 महीनों का, डिनोट कैसे करेंगे, टैक्स ईयर 2024, बेहतरीन हो गया यार। 1 जुलाई 2024 को शुरू हुआ, 30 सितंबर 2024 को ही ख़त्म हो गया। ये जो बीच का जो पीरियड है, ये कौन सा टैक्स ईयर है, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर है। कितने महीनों का पीरियड है, 3 महीनों का। कौन किस तरह डोनेट करेंगे, 25। इसके बाद 1 अक्टूबर 2024, 30 सितंबर 2025, कौन सा टैक्स ईयर है भैया, स्पेशल टैक्स ईयर है, 12 महीने हैं टैक्स ईयर। समझ आया है टैक्स ईयर 2026? जिसको कोई सवाल पूछना पूछ ले क्लास में। फिर 1 अक्टूबर 2025, 30 सितंबर 2026, सही लिखें ईयर्स। स्पेशल टैक्स ईयर है, 12 महीनों का है टैक्स ईयर, 2027। एग्रीड है, नॉर्मल भी हो गया, स्पेशल भी हो गया, ट्रांजिशनल भी हो गया। सही है मरियम जी? नहीं, यार ज़रूरी नहीं है कि मतलब बीच का एक टैक्स ईयर तो है ना पूरा, आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये ईयर नहीं है हमारा कोई। आप फाइलिंग तो उसको एज अ पूरा पीरियड के हिसाब से करेंगे ना। अब वो लॉ में उसको एज अ ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का है, तो अब हम इसमें क्या करें। हाँ हाँ, चाहे 1 महीना भी क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा यार, हमने पिछली क्लास में सिर्फ एक बात ये डिस्कस की थी कि भाई ये जो हम सब पढ़ रहे हैं ये आता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, ठीक है। जो भी आपका ऑर्डिनेंस या जो भी आपका होता है, जिस तरह हमने पिछली क्लास में बताया सेल्स टैक्स होता है, या हमारा इनकम टैक्स होता है, या आगे जाके और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। हर जो ऑर्डिनेंस का एक चार्ज ऑफ टैक्स, चार्जिंग सेक्शन होता है। एक होता है चार्जिंग सेक्शन, और फिर बाकी दूसरे तरीके के अदर सेक्शंस होते हैं, अदर प्रोसीजर सेक्शंस होते हैं, या जो भी सेक्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है चार्जिंग सेक्शन,
और एक होते हैं बाकी होते हैं अदर प्रोसीजर मैनुअल, जो सारे किस तरह काम चलेंगे। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है, पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा। इसका है सेक्शन 4। एक दफ़ा मैं आपको उसका विजिट करा दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि मैं आगे की बात कैसे लेके चलता हूँ, ठीक है। ये पूरा हमारा है बेयर एक्ट। अगर किसी को खोलने का शौक हो तो घर जाके खोल लेना, ठीक है। वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स काफ़ी होंगे। ये देखो सेक्शन 4 इसका, इसमें आपके पास पूरे आप क्या कहते हैं सारे जो आपके जो नोट्स, जो पूरी गवर्निंग बॉडी आपकी जो इनकम टैक्स की वो यहीं से चलती है, ठीक है। ये बेयर एक्ट कहलाता है इसका, ठीक है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो बेयर एक्ट कहलाता है। अब क्या चीज़ है चार्ज ऑफ टैक्स, सेक्शन 4 चार्जिंग सेक्शन है कि टैक्स ये सेक्शन टैक्स लगाता है बेसिकली। क्या कहता है, हर चीज़ नहीं पढ़ना, जो मैं पढ़ूँ वही पढ़ना। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। एक बात तो ये आ गई कि भाई इनकम टैक्स लगेगा। एक बात हमने क्या देख ली भाई, इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज फॉर ईच टैक्स ईयर। टैक्स ईयर का आइडिया हो गया, हमने पढ़ लिया टैक्स ईयर। एट द रेट्स, सॉरी यार, एट द रेट्स और रेट्स एज स्पेसिफाइड इन डिवीजन, छोड़ दें इसको, बता दूंगा। सैलरी के रेट्स होते हैं, राइट, हर चीज़ के रेट्स होते हैं। हम देखते हैं ना कि यार आए दिन न्यूज़ में आ रहा होता है सैलरी के रेट्स बढ़ा दिए, सैलरी इंडिविजुअल के रेट्स बढ़ा दिए। तो ये रेट्स कहाँ से आते हैं, इसी ऑर्डिनेंस से ही आते हैं, ठीक है। एक चीज़ होगी रेट्स, रेट भी मैं आपको बता दूंगा आगे जाके क्या किस तरह रेट्स लगते हैं, ठीक है। एज द केस में भी, ठीक है, छोड़ दें इसको। ऑन एवरी पर्सन, अब आप बोलेंगे पर्सन क्या है, एक चीज़ ये पर्सन हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, हु हैज़ टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर। अब हमने देखा कि भाई एक हमने टैक्स ईयर देखा, एक हमने रेट्स देखे, एक हमने देखा पर्सन क्या है, एक हमने देखा कि भाई टैक्सेबल इनकम क्या है। एग्रीड है? ये चार चीज़ें में मालूम हो गई कि भाई ये चार चीज़ें जो चार्ज ऑफ टैक्स के लिए ज़रूरी हैं। क्या, एक पर्सन होना चाहिए, रेट्स हमें पता होने चाहिए, ठीक है, टैक्स ईयर क्या है और टैक्सेबल इनकम क्या है उस बंदे की, टैक्सेबल इनकम, ठीक है। इनकम बहुत तरीके की होती है, सही है। अच्छा, सिर्फ मेरा मकसद था इस पर एक ओवरव्यू कराना, बाकी हम इसको आगे नहीं पढ़ रहे। अच्छा, चार्जिंग सेक्शन कि भाई चार्ज सेक्शन किस तरह होता है। अच्छा, अब हमने देखा कि भाई इसमें कुछ पर्सन्स हैं, टैक्स ईयर हमें ओके हो गया, ठीक है। अच्छा, अब पर्सन्स हैं, लेम अभी बता रहा हूँ आपको, पर्सन मैं आपको पूरा बताता हूँ। एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है एओपी, एक होती है कंपनी। फेमिलियर है इन तीन नामों से? किससे? एओपी नहीं पता? तीन लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा कि आज हम एक काम करते हैं, एक टेक्सटाइल मिल खोल लेते हैं। तीन लोगों ने मिलके, ए बी सी, तीनों ने कहा कि हम 33% अपना कैपिटल डालते हैं, जो प्रॉफिट में आएगा, क्या कहते हैं इसको, पार्टनरशिप। वही चीज़ है एसोसिएशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप तो सुना होगा ना, तीन लोगों ने आपस में मिलके, ये होती है। उसमें कोई कंपनी फॉर्म नहीं होती। कंपनी एक लीगल फॉर्म होती है, आपको जाके डॉक्यूमेंट से फॉर्म करानी पड़ती है। एओपी, तीन पार्टनर्स मिल गए, आपस में बोला कि भाई फैसला करते हैं कि भाई चलो आज हम ये काम शुरू करते हैं। तीनों उसमें हिस्सेदार हैं बराबर के, या जो वॉट एवर रेशियो जो है हमने, ठीक है। और एक होता है इंडिविजुअल, मैं एक अकेला बंदा जाके आज शुरू कर रहा हूँ। ये तीन पर्सन हैं। हाँ, सोल प्रोप्राइटर, इंडिविजुअल जो अकेला बंदा है, ठीक है। अच्छा, हमें ये देखना है कि भाई ये जो इंडिविजुअल के पहले हम देखते हैं, रेजिडेंट इंडिविजुअल किसको कहते हैं? क्या कहते हैं? रेजिडेंट इंडिविजुअल। आ जाए यहाँ पे, थक तो नहीं गए ना भाई, साथ है ना, लंबी क्लास है, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल किसको कहते हैं? हमने पर्सन बताया कि भाई ये है, और रेजिडेंट इंडिविजुअल कौन है? एन इंडिविजुअल
शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर अ टैक्स ईयर। एक टैक्स ईयर के लिए एक आप हैं सिर्फ इंडिविजुअल, ठीक है। इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड और पीरियड्स ऑफ 183 डेज और मोर इन एग्रीगेट इन द टैक्स ईयर। अगर आप पाकिस्तान में या तो एक साथ या टुकड़े 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 करके 183 डेज या उससे ज़्यादा हैं इन पाकिस्तान, तो आप एक रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं। सही है भाई? क्या मतलब? आप 1 जुलाई शुरू हुआ, ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर है आपका। आपने कहा कि यार मैं अभी पाकिस्तान में हूँ, 2 महीने आप पाकिस्तान में रहे, 2 महीने दुबई चले गए, 2 महीने उम्रे पे चले गए, 2 महीने यूएस चले गए, फिर वापस आ गए, फिर आप पाकिस्तान में रहे, फिर आप कहीं और टूर पे चले गए। तो आप देखेंगे कि भाई आपका जो स्टे इन पाकिस्तान है वो 183 डेज़ है या नहीं है, 183 या मोर। 182 नहीं हो सकता, 183 हो सकता है या मोर। अब सर के हम पेपर में क्या गिनेंगे, कितने डेज गिनने पड़ेंगे, हर महीने के गिनने पड़ेंगे। क्या मतलब? ठीक है, सही है। अगर तो वो पाकिस्तान में, हम अभी फिर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कि 6 महीने से ज़्यादा चला गया तो वो रेजिडेंट इंडिविजुअल पाकिस्तान में नहीं कहलाएगा उस ईयर के लिए। उस हर ईयर का देखते हैं, हर ईयर की हम अलग से कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एक ईयर में 365 डेज होते हैं ना, हम हर ईयर का देखेंगे कि भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल टैक्स ईयर 2024 है, पहली जुलाई 2023 को शुरू हुआ होगा, 30 जून 2024 को ख़त्म हुआ होगा। तो इन 12 महीनों में हम देखेंगे कि क्या वो बंदा पाकिस्तान में 183 डेज या उससे ज़्यादा के लिए है या नहीं है, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या है कि या तो वो इंडिविजुअल जो है, ठीक है, इज़ एन एम्प्लॉई और ऑफिशियल ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। या तो वो फेडरल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई एम्प्लॉई है, पोस्टेड अब्रॉड इन अ टैक्स ईयर। भाई दुबई में पाकिस्तानी एम्बेसी होगी, वहाँ कोई पाकिस्तानी बैठा होगा ना, ठीक है, यहीं से गया होगा। अब वो पूरा साल भी वहीं पे ही है, चाहे वो एक दिन पाकिस्तान में आ रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि वो फेडरल गवर्नमेंट या उसका एम्प्लॉई है, पाकिस्तान एम्बेसी फेडरल गवर्नमेंट, तो वो पाकिस्तान के लिए रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। वो चाहे पूरे इस ड्यूरेशन में एक दिन भी ना आया हो, उसमें फिर हम डेट नहीं देखेंगे। अगर तो वो कोई एम्प्लॉई या ऑफिशियल है फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का और वो पोस्टेड अब्रॉड है और वो भले पाकिस्तान में 10 दिन आया, 5 दिन आया, कुछ भी आया, वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है पाकिस्तान के लिए। एग्रीड है भाई? अच्छा, एक इसकी इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। रेजिडेंट इंडिविजुअल का हमने क्या पढ़ा भाई? इन पाकिस्तान फॉर 183 डेज और मोर, ठीक है, इन पाकिस्तान 183 डेज और मोर। आपका नाम क्या है? अब्दुलरहमान। अच्छा भाई, अब्दुलरहमान जो है वो आया, उसका पाकिस्तान में स्टे बता रहा हूँ फॉर द टैक्स ईयर 2024, ठीक है, नॉर्मल टैक्स ईयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2023 से शुरू हुआ होगा, 30 जून 2024 पे ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। साथ है ना ऑनलाइन वालों सब? ठीक है। अब्दुलरहमान का पाकिस्तान में स्टे है 1 अक्टूबर 2023 से लेके 31 दिसंबर 2023, ठीक है। इस टैक्स ईयर 2024 में एक तो इसने ये पाकिस्तान में स्टे किया है, फिर इसने कहा यार मार्च में रमज़ान आती है, एक काम करता हूँ मैं वापस आ जाता हूँ। फिर ये आया 1 मार्च को, 1 मार्च 2024 को आया, ये रहा 30 अप्रैल तक। इसने कहा थोड़े दिन रहता हूँ, फिर ये वापस चला गया। अब इसका ड्यूरेशन बताएं टैक्स ईयर 2024 का। अब्दुलरहमान कितने दिन पाकिस्तान में रहे? करें चलो यार, एक काम करते हैं, सब्र करो, थोड़ा सा अच्छा करते हैं यार।
बताओ। 3 स्टे किए हैं इसने पाकिस्तान में फॉर द टैक्स ईयर 2024। अब हमें करना पड़ेगा। टैक्स ईयर शुरू कब से हो रहा है? जुलाई से शुरू हो रहा है। जुलाई में पाकिस्तान में था? नहीं, 0 डेज। अगस्त में पाकिस्तान में था? नहीं। सितंबर में पाकिस्तान में था? नहीं। अक्टूबर में कितने दिन पाकिस्तान में था? ये पूरे था 31, ठीक है। नवंबर 30, दिसंबर 31, ठीक है। जनवरी में पाकिस्तान में था ये? फेब में था? नहीं। मार्च में 31। अप्रैल में कितने दिन था? 15 दिन, ठीक है। मई में 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। मई में कितने दिन था ये? 15 दिन था। हाँ सॉरी, 31, 16 होंगे, ठीक है भाई। जून में 25 दिन था। टोटल कितने हो गए? कैलकुलेटर लेके आया करें। वन, आप बताएं रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? 179 डेज। 182 भी होता नहीं होता। ये अगर मैं सिर्फ 25 की जगह यहाँ पे इसको मैं 30th कर देता, रेजिडेंट हो जाता? सही है, एग्रीड है, समझ आ गया जी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट पाकिस्तान का रेजिडेंट इंडिविजुअल है पाकिस्तान। अज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल, पेपर में आपको घुमाएगा इसी तरीके से कि मिस्टर अब्दुल रहमान, पाकिस्तानी एम्बेसडर या फॉरेन, इज स्टेइंग इन पाकिस्तान फॉर दीज डेज फॉर द टैक्स ईयर दिस। आपने पहले देख लिया वो एम्प्लॉई है, बस ख़त्म हो गई बात। हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा कि भाई अब्दुल रहमान इज़ अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एज हिज पीरियड इन पाकिस्तान इज़ फॉर अ पीरियड ऑफ, ठीक है। पहले तो आप रेजिडेंट, अच्छा इसका जवाब किस तरह ड्राफ्ट करेंगे मैं आपको ये भी बताता हूँ। सब मैं पेपर आगे क्वेश्चन भी कराता हूँ भाई। हम पहले तो रेजिडेंट इंडिविजुअल का बताएगा, वो क्वेश्चन में पूछेगा कि भाई बताओ कि भाई टैक्स ईयर 2024 के लिए अब्दुल रहमान का स्टेटस क्या है, ठीक है। रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट स्टेटस बताओ। तो आप पहले उसको बताओगे कि भाई रेजिडेंट इंडिविजुअल होता क्या है। आपने देखा अब्दुल रहमान है, एक बंदा है, इंडिविजुअल है। आपने कहा यार ये सर ने पढ़ाया था रेजिडेंट इंडिविजुअल, मैंने क्लास में याद किया। अब आप आ गए यहाँ पे, आप बोलोगे कि भाई एन इंडिविजुअल शैल बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल एंड अ टैक्स ईयर इफ द इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान फॉर अ पीरियड ऑफ 183 डेज मोर। ये याद करना है, ठीक है, ये याद करना है। फिर आप बोलोगे एज अब्दुल रहमान स्टेज इन पाकिस्तान इज 179 days which is less than 183, therefore his status is non-resident for the tax year 2024। ये पूरा ड्राफ्ट इस तरह करना पड़ेगा यार। इसमें क्या मुश्किल है ऐसा यार, अगर याद कर लेंगे भाई। ये देखें, ये सेक्शन 82 है, किधर चला गया, बहुत आगे चला गया। ये आप घर पे ना खोलिएगा तो ज़्यादा ही बेहतर है, वरना ज़्यादा और परेशान हो जाएंगे। सीए फाइनल में आपको पता है ये अलाउ होती है, ये लेके जाते हैं पेपर में। हाँ
इसके अंदर यार पूरी बेयर एक्ट है, चैप्टर अभी इस तरह क्या है, मतलब अलग अलग चैप्टर्स हैं, मतलब 5 हेड्स हैं, और जिस तरह खैर आपका कैफ का सिलेबस तो ये पूरी बेयर एक्ट पूरी है इसके अंदर, फाइनल्स के अंदर ये पूरी होती है। हाँ ये मेरे नोट्स हैं, मैं शेयर कर देता हूँ। मुझे यार सिलेबस आपका ख़त्म हो जाएगा जनवरी के एंड तक इंशाल्लाह। प्रैक्टिस साथ साथ भी चलती रहेगी और उसके बाद और प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी। यार वो इनकम टैक्स का कुछ कुछ एरिया मेरे साथ शेयर करेंगे, कुछ एरिया मैं पढ़ाऊँगा, कुछ एरिया वो पढ़ाएंगे, थोड़ा सा बेसिक्स हो जाए फिर वो अपनी क्लास शुरू करेंगे। सेल्स टैक्स मैं और वो दोनों पढ़ा लेंगे। यार मैं आपको सवाल देता हूँ अभी क्लास के एंड पे होमवर्क, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक सवाल बता दूंगा और एक सवाल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रेजिडेंट इंडिविजुअल का समझ में आ गया? किस में 2001 लिखा था? ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है ना, ये इनका 2001 में आया था ना, डेट लिखी हुई। जैसे कंपनीज ऑर्डिनेंस था, अब जैसे अब कंपनीज 2017 हो गया, पहले कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 था, इस तरह चेंज होते रहते हैं आगे। ये जो ऑर्डिनेंस और जो लॉज है ना, ये चेंज होते रहते हैं। अच्छा क्या कह रहा है, नोट पढ़ लेते हैं इसको, कोशिश कर लो कि याद हो जाए, इतना मुश्किल नहीं है वैसे, भले अपने ओन वर्ड्स में भी लिख लो, लेकिन जो मेन जो क्रक्स है वो लिख लेना कि पीरियड मोर देन 180 पीरियड ऑफ 183 डेज और मोर एंड एग्रीगेट इन अ टैक्स ईयर, ठीक है भाई। सी पॉइंट पे मैं आता हूँ। एज पर क्राइटेरिया ए अबव, द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल हैज नो रिलेशनशिप विद द नेशनलिटी डोमिसाइल, इट इज बेस्ड ऑन फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान, थस अ फॉरेनर कैन ऑल्सो बी अ रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर टैक्स पर्पज। क्या मतलब इसका? डैरन सेमी आया पेशावर ज़ल्मी के लिए, उसने कहा 2 महीने मेरा रुकने का दिल हो रहा है यहाँ पे, फिर उसकी बहुत अच्छी बन गई, उसने कहा यार मैं घर ही ले लेता हूँ यहाँ पे, है वो पाकिस्तानी रेजिडेंट नहीं, 2 महीने के लिए आया था, 5 महीने और रुक के गया, 183 डेज का स्टे हो गया, पाकिस्तान में वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हो गया। ये नहीं देखेंगे डैरन सेमी वेस्ट इंडीज़ का है, किधर का है, कोई उसका ये नहीं देखेंगे। अगर वो 183 डेज है पाकिस्तान में या इससे मोर है तो भाई वो रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अच्छा, जिस तरह ये इनकम टैक्स के ऑर्डिनेंस होते हैं, इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, ठीक है। रूल्स डिफाइन करते हैं कि जो ऑर्डिनेंस में लिखा है इसका आगे वजाहत करते हैं, तो इससे रिलेटेड हमारा एक रूल भी लिंक होता है, वो हम पढ़ लेते हैं। रूल 14 ऑफ इनकम टैक्स, रूल 2002। अब ये रूल 2002 है, आप पूछेंगे 2002, ये 2002 है, ठीक है ना, इसमें मेरा कोई अमल दखल है ना आपका कोई अमल दखल। सर क्लास डेली होगी? नहीं मरियम, डेली नहीं होगी, हमारी सैटरडे को एक बड़ी क्लास होगी, बाकी वीकडेज़ में मैं कोशिश किया करूँगा कि फर्म से पहले इसी वक्त रख लूँ, ठीक है। शाम में मैं इसलिए क्लास नहीं रख रहा क्योंकि 2 बजे या 2:30 बजे आप लोग की सर अहमद का क्लास खत्म हो जाती है, फिर आपका स्टे बहुत बड़ा आ जाए, वरना मैं शाम में क्लास रखने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं फर्म से पहले ही क्लास रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इन कंप्यूटिंग प्रेजेंस ऑफ एन इंडिविजुअल फॉलोइंग डेज आर काउंटेड एज अ होल डे, अ पार्ट ऑफ डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग द डे ऑफ अराइवल और द डे ऑफ डिपार्चर। क्या मतलब सर? जब ये 1 अक्टूबर को आया होगा तो ऐसा तो नहीं कि रात को 12 बजे ही आ गया होगा 1 अक्टूबर को, क्या पता शाम में आया हो, क्या पता 12 बजने से 2 घंटे पहले आया हो। तो किसी भी एक दिन में वो या तो पार्ट इन पाकिस्तान है या कुछ भी है, तो आने वाला दिन भी पूरा गिना जाएगा और जाने वाला दिन भी पूरा गिना जाएगा। 25 जून को यहाँ पे था, आप बोलते हैं कि यार 25 जून को क्यों गिन रहे हैं, तो जा रहा है 25 जून को सुबह 9 बजे की फ्लाइट से चला गया, आज सुबह 9 बजे की फ्लाइट से चला गया, आज का दिन पूरा काउंट होगा? आवर्स नहीं, जाने वाला दिन भी आने वाला दिन भी पूरा काउंट करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन घुमा सकता है कि 25 जून को सुबह 9 बजे चला गया है, इस तरह हो गया। और द डे ऑफ डिपार्चर फ्रॉम पाकिस्तान, अ पब्लिक हॉलीडे, डैरन सेमी आ गया पाकिस्तान, अगले दिन ही पब्लिक हॉलीडे हो गई, कह रहे मैं तो मेरा काम ही नहीं हुआ, तो पब्लिक हॉलीडे हो गई, फिर भी काउंट होगा वो पूरा दिन उसका पाकिस्तान में। अ डे ऑफ लीव, कोई लीव आ गई, लेबर डे, ये डे, फला डे, इंक्लूडिंग सिक लीव, तो वो भी उसका डे पूरा पाकिस्तान में काउंट होगा, ठीक है। A day that an individual's activity in Pakistan is interrupted because of a strike, lockdown or delay in receipt of supplies, कि उसको कुछ लॉकडाउन हो गया भाई, हड़ताल हो गई,
फिर भी वो पाकिस्तान में है, उसका दिन गिना जाएगा। अ हॉलीडे स्पेंड बाय इंडिविजुअल इन पाकिस्तान बिफोर, ड्यूरिंग और आफ्टर एनी एक्टिविटी। डेरन सेमी आया, सही है, या फॉर एग्जांपल कोई अंग्रेज़ आया, ठीक है, वो उसने कहा पाकिस्तान में भाई मुझे एक काम है, मैं इसके लिए आ रहा हूँ, मेरी ये एक्टिविटी काम है, 10 दिन रहता हूँ, ठीक है, लेकिन 10 दिन के बाद मैं अपना कुछ वेकेशनल मनाऊंगा, ठीक है, वो मेरे काम से रिलेटेड नहीं है, तो आप उसको ना गिने। तो लॉ कहता है नहीं, आप घूमने आ रहे हैं, काम करने आ रहे हैं, जो भी करने आ रहे हैं, आपके दिन काउंट होंगे। आपको पहले छुट्टियां लेनी है, कोई सेमिनार अटेंड करने आ रहा है, उसने कहा चलो मैं पेशावर चल रहा हूँ, घूम के आता हूँ, काउंट होगा उसका दिन पूरा। ठीक है भाई, एग्रीड है, सब साथ हैं यहाँ पे। अच्छा, एक और चीज़ ये है, ये कहता है कि अब सही नज़र आ रहा है, बता दिया करें अगर जूम करने की ज़रूरत हो तो। सही है ऑनलाइन वालों? अच्छा, फिर वो कहता है कि अ डे और पार्ट ऑफ द डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोली, क्यों? सिर्फ इस वजह से, बाय रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस आउटसाइड पाकिस्तान। एक बंदा, एक कंट्री, ये पाकिस्तान है, यहाँ एक कंट्री है, यहाँ चाइना है, ठीक है, यहाँ कोई भी कंट्री हो सकती है, इतना पता नहीं है मुझे। एक बंदा यहाँ से फ्लाई किया, आया आया आया, बीच में रुक गया, प्लेन ख़राब हो गया या इस्लामाबाद में स्टे था, आया 4 घंटे के लिए, फिर वापस एयरपोर्ट से ही चाइना चला गया, इस्लाम ले ओवर, ट्रांजिट ले ओवर, तो वो दिन पाकिस्तान में नहीं गिना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ट्रांजिट है, लिखा है इसने कि अ डे और पार्ट ऑफ द डे वेयर एन इंडिविजुअल इज इन पाकिस्तान सोली, सिर्फ वो उस वजह ट्रांजिट में आया, ऐसा नहीं कि भाई उसको इस्लामाबाद रुकना था, आगे इस्लामाबाद बाहर गया, घूम फिर के आया है, तो वो तो फिर सोली नहीं हुआ। सोली मतलब सिर्फ अकेला इस वजह से कि वो पाकिस्तान में आया, क्यों? क्योंकि इन ट्रांजिट है। अब वो इन ट्रांजिट आया, ठीक है, एक दिन, उसने कहा 3 घंटे का मेरा ले ओवर है, मैं चला जाऊंगा, पीआईए का जहाज था, पीआईए का जहाज खराब हो गया, 4 दिन तक वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे ही पड़ा हुआ है, तो 4 दिन नहीं काउंट होंगे। क्यों? क्योंकि वो वजह इन ट्रांजिट में। एग्रीड है भाई? सही है। अच्छा, एक और इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। भाई हमजा है, ठीक है, उसने कहा कि उसका टैक्स 10 पाकिस्तान है, 1 मार्च 2020 से 31 मार्च 2021। एग्रीड है? इसमें कितने टैक्स ईयर फॉलो कर रहे हैं? वापस देखो, फर्स्ट मार्च 2020 को वो पाकिस्तान आया, बाहर गया हुआ था, सीए था, जॉब करने बाहर गया हुआ था, आ गया पाकिस्तान, 31 मार्च 2021। 2 हैं, ठीक है। कौन कौन से भाई? टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2021। एग्रीड है आप भी? सही है, एग्रीड है, सही है भाई। 2 टैक्स ईयर हैं, 1 जुलाई को शुरू हुआ होगा 2019 को, 30 जून 2020 को ख़त्म हुआ होगा, फिर वापस शुरू हुआ होगा 1 जुलाई 2020 को, फिर 30 जून 2021 को ख़त्म हुआ होगा। अब मुझे इन दोनों सालों का इसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताएं। आप बताएंगे? समझ नहीं आया? चलो वापस से करते हैं। आपने निकाल लिया ना? बस सही है। आपका क्या नाम है? दरक्षा। अच्छा भाई, दरक्षा हैं एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, इनकी बाहर ऑस्ट्रेलिया में जॉब है, ये पाकिस्तान की सिटीज़न है, सही है, ये बाहर गई हुई थी, ठीक है, ये आई 1 मार्च
2020 को पाकिस्तान। अब ये मत पूछना कि गई कब थी, बस गई थी, ठीक है। बताया नहीं है तो छोड़ देना। 1 मार्च 2020 को आप पाकिस्तान आई, ठीक है। आप रुकी 31 मार्च 2021 तक। एग्रीड? कितना ड्यूरेशन हो गया ये? 13 महीने हो गए, 13 महीने ही हो गए ना। थर्टीन मंथ्स आप पाकिस्तान में रुकी हैं, ठीक है। जब आप पाकिस्तान में रुकी हैं, इसके बीच में कितने कौन से टैक्स ईयर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं? एक टैक्स ईयर आपका था 2020 का, 1 जुलाई को शुरू हुआ होगा 2019 को, 30 जून 2020 को ख़त्म हुआ होगा। ये बात एग्रीड है यहाँ तक? शुरू हुआ होगा ना, आप हैं ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, शुरू तो हुआ होगा ना पाकिस्तान में टैक्स ईयर। अब आप आई समवेयर इन द मार्च, एग्रीड? आप आई समवेयर इन द मार्च, और आपने रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग जो दिस टैक्स ईयर है, ये आपने पाकिस्तान में गुजारा। कौन कौन से महीने गुजारे आपने पाकिस्तान में? मार्च आप पूरा रुकी, अप्रैल रुकी, मई रुकी, जून रुकी। 31, 30, 31, 30 यही होते हैं, सही है। कितने दिन हो गए ये? $122 डेज। टैक्स ईयर 2020 के लिए आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं? नॉन रेजिडेंट है, एग्रीड है। फिर कौन सा टैक्स ईयर शुरू हुआ? आप गई तो नहीं है पाकिस्तान से भी। फिर शुरू हुआ 1 जुलाई 2020 से 30 जून 2021 शुरू हो गया ये, सही है दरक्षा? टैक्स ईयर शुरू हुआ दूसरा वाला। आप हैं पाकिस्तान में अभी भी? आप हैं पाकिस्तान में हैं, सही है। समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो सही है भाई, आप समझ आ रहा है। जुलाई आया होगा, 31 डेज आप पाकिस्तान में। अगस्त के कितने दिन? 31 होते हैं, कितने होते हैं? 31 होते हैं ना, हाँ। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ये आपने गुजारे होंगे पाकिस्तान में। कोविड आ गया, आप यहीं थी, गुजारे हैं आपने पाकिस्तान में। देख लें 31 मार्च 2021 को जाएंगी आप, इस पीरियड में आप हैं पाकिस्तान में, ठीक है। दिसंबर, फिर जनवरी भी आपने गुजारा, फरवरी भी आपने गुजारा, ठीक है, और मार्च भी आपने पूरा गुजारा। कितने दिन हो गए? कैलकुलेटर नहीं लाए? कैलकुलेटर लेके आइएगा अगली क्लास से, ठीक है सब। 274 टैक्स ईयर 2021 के लिए आप रेजिडेंट हैं? हाँ, ठीक है। अब समझ आई? मरियम समझ आ गई? अब समझ आई कि आप आ सकती हैं तो उसमें 2 टैक्स ईयर भी कन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखिएगा कि आप देखिएगा कि आपका डेज कितना है, पेपर में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह से है, सही है, एग्रीड है। चलो एक सवाल कर लेते हैं।
रमीज, अच्छा क्या कह रहा है क्वेश्चन, इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में एंड रूल्स मेड दियर अंडर, रूल्स जो उसके अंदर बने, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर द टैक्स ईयर 2013, कुछ ना लिखा हो समझना नॉर्मल टैक्स ईयर है, ठीक है। कब शुरू हुआ होगा, 1 जुलाई 2012, 30 जून 2013, एग्रीड है। रमीज प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया ऑन 24 दिसंबर 2012 टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिज न्यू जॉब, ठीक है। 24 दिसंबर 2012 को वो गया है, इससे पहले मतलब पाकिस्तान में था। ही विजिटेड कराची फ्रॉम 28 जून 2013 to 24 जून 2013, हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है दरक्षा, हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा है ये चीज़। जब गया भी तो भी हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा था यार, जब गया भी तो भी हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा था, और जब आया तब भी हमारे टैक्स ईयर में फॉल कर रहा था। फॉर प्रेजेंटिंग अ पेपर इन अ सेमिनार बट ड्यू टू अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस द सेमिनार वॉज कैंसल्ड, आया हड़ताल हो गई, सेमिनार कैंसिल हो गया। इसका मुझे रेजिडेंशियल स्टेटस बता दें, कैलकुलेट करें। पास पेपर का सवाल कर रही हैं आप, पास पेपर का सवाल है। किसने कहा, वापस से सवाल पढ़ो। जुलाई में 31, नहीं ड्राफ्ट करके दो, सवाल ड्राफ्ट करना पड़ेगा भाई, 7 मार्क का है तो 2-2 3-3 तो मार्क्स होंगे, सिर्फ डेज थोड़ी लिख के दे देने। रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट है, चलें आ जाएं चेक कर लेते हैं। अच्छा भाई, अच्छा भाई, इसका टैक्स ईयर कब शुरू हुआ होगा, 1 जुलाई 2012, 30 जून 2013, एग्रीड है भाई बच्चों। जुलाई में कितने दिन रहा पाकिस्तान, जुलाई में 31 डेज रहा, अगस्त में 31 ही होते ना अगस्त का भी, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर में कितने दिन पाकिस्तान में, 24 दिसंबर में 24 आ गया, दिसंबर लिखा है, ठीक है। जनवरी 0, फरवरी 0, मार्च 0, अप्रैल 0, मई 0, जून में 20 जून को आया, 20, 21, 22, 23, 24, 4-5 दिन है, ठीक है। देख के करना, ये गिनना पड़ेगा, 20 से 24 किया, 24 - 20, 4 दिन कट करके, ऐसा नहीं होगा, 5 दिन। 20 को आया था तो 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन टोटल करो अब इसका। रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, कैसे मरियम आपने रेजिडेंट कैसे निकाला था इसको, आज नहीं आ रही मरियम, चैट नहीं आ रही आपकी। सर 31 कर दिया था सितंबर, नहीं करें ऐसी चीज़ें, 31 पेपर में सवाल आएंगे, इसकी वजह से आपके पूरे मार्क्स ख़राब हो जाएंगे। देख के करें, याद कर लेंगे, अभी ये चीज़ें तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसको ड्राफ्ट कैसे करेंगे, किसी ने ड्राफ्ट किया है? आपने कहा कि 183 डेज एक पाकिस्तान में स्टे करेगा, ठीक। अब
आपके जवाब से सिर्फ ये लग रहा है कि सिर्फ 183 डेज टेस्ट करेगा तो, और मोर इन एग्रीगेट, ऐसा नहीं कि एक साथ, ये एक साथ नहीं आया, टुकड़े टुकड़े में, अगर टुकड़े इन एग्रीगेट या एक पीरियड्स एग्रीगेटिंग टू, ज़रूरी नहीं एक साथ करें, ठीक है भाई। ये जो है मैं नोट्स भी भेज देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 16 पूरा कर लेना, ठीक है इस, हाँ बाकी ठीक है, ठीक है। और इसका ए पार्ट और इसका क्या कहते हैं सेकंड पार्ट और 4 पार्ट कर लेना, ठीक है। अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। सोचा था कि और आगे जाएंगे पढ़ाते हैं, लेकिन हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्लास आज की।